अर्नव उससे कहता है, मिस निशा, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। निशा अर्नव से नजरें चुराकर कहती है, सर वो मैं क्या मिस निशा? अर्नव निशा पर शक करते हुए कहता है। निशा एक गहरी सांस लेती है और खुद को संभालते हुए कहती है, कल रात शायद मैं नींद में चल रही थी और चलते हुए विशिंग वेल तक चली गई। जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मैं विशिंग वेल के पास खड़ी थी। अंधेरे में वो जगह और भी डरावनी लग रही थी। मैंने उस जगह के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी हैं, इसीलिए मैं डर गई और वहां बेहोश हो गई। निशा के इस जवाब से सुहानी भी चैन की सांस लेती है। वो भी ये नहीं चाहती थी कि निशा अर्नव को सच बताए। अर्नव एक पल में समझ जाता है कि निशा उससे झूठ बोल रही है। उसको पहले ही इस बात की उम्मीद थी, लेकिन वो निशा से और कोई सवाल नहीं करता। अर्नव जानता था कि ये केस बहुत पेचीदा है। वहां जो कुछ भी हो रहा था उसका पता इतनी आसानी से नहीं लगाया जा सकता था। अर्नव सुहानी और युवराज की तरफ देखता है। दोनों के गले में गहरे खरोच के निशान थे जो उन्हें उस साये ने दिए थे। साथ ही सुहानी व्हीलचेयर पर बैठी थी। अर्नव उन दोनों पर शक करते हुए कहता है, आप दोनों को ये चोटें कैसे लगी? अर्नव का सवाल सुनकर सुहानी नर्वस हो जाती है। सुहानी कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन युवराज उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं देता। वो अर्नव से कहता है, कुछ देर पहले किसी ने सुहानी को कॉल करके निशा के बारे में बताया था। निशा के बारे में सुनकर सुहानी परेशान हो गई थी और घबराहट में पैदल ही सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल गई थी। रास्ते में एक भेड़िए ने इस पर अटैक कर दिया। मैं भी उसी रास्ते से जा रहा था। जब मैंने इसे प्रॉब्लम में देखा तो बस हेल्प कर दी। मैं सुहानी को बचाने की कोशिश कर रहा था, तब उस भेड़िए ने मुझ पर भी अटैक कर दिया, इसीलिए मुझे भी चोट लग गई। युवराज का इतना सटीक जवाब सुनकर अर्नव उससे और कोई सवाल नहीं करता। अर्नव जानता था कि ये तीनों उससे कुछ न कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन शिमला आते ही वो युवराज दीवान से उलझने के मूड में नहीं था। अर्नव बिल्कुल रिलैक्स टोन में कहता है, ओके देन, जब यहाँ कोई मेजर इशू नहीं है तो फिर मुझे चलना चाहिए। आप सभी अपना ट्रीटमेंट करवा लीजिए। ये कहकर अर्नव कमरे से बाहर जाने लगता है। अचानक से अर्नव को कुछ याद आता है और वो दरवाजे के पास रुककर कहता है, मिस सुहानी, इंस्पेक्टर शर्मा ने आपको ही पुराने रोड के केस में अरेस्ट किया था ना? सुहानी थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, हाँ। अर्नव कहता है, ओके देन, आज सुबह 11 बजे आप पुलिस स्टेशन में आकर मुझसे मिलिए। सुहानी थोड़ा परेशान होकर हाँ में अपना सर हिला देती है। ये देखकर अर्नव वहां से चला जाता है। अर्नव के जाने के बाद निशा अपने आंखों को बंद करके एक गहरी सांस लेती है और फिर कहती है, हाँ, हमने एएसपी अर्नव से सच छुपाकर गलती तो नहीं कर दी ना? सुहानी तुरंत बोल पड़ती है, बिल्कुल भी नहीं। वो हमारी बातों पर भरोसा नहीं करते और सच बताकर हम एक नई मुसीबत में फंस जाते। ये कहकर सुहानी युवराज की तरफ देखती है। युवराज अब भी कुछ सोच रहा था। अगले ही पल वो उस रूम से बाहर चला जाता है। हमेशा की तरह सुहानी को युवराज का बिहेवियर बिल्कुल भी समझ नहीं आता। दूसरी तरफ अर्नव फिर से पुराने रोड पर विशिंग वेल के पास खड़ा था। इस वक्त उसके साथ सिर्फ एक लोकल कांस्टेबल गोपाल रावत था। अर्नव इस एरिया के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, इसलिए वो गोपाल को अपने साथ वहां लेकर आया था। वैसे अब तक सुबह तो हो गई थी, लेकिन वहां अभी भी अंधेरा था। गोपाल शिमला का ही रहने वाला था, इसीलिए उसे उस साये और विशिंग वेल के बारे में पहले से ही काफी कुछ पता था। यही वजह थी कि इस वक्त वो बहुत डरा हुआ लग रहा था। और डरे भी क्यों ना, शिमला के लोग दिन में भी उस विशिंग वेल के पास नहीं जाते थे। वहां होने वाली मौत की खबरें ही लोगों को डराने के लिए काफी थी। अर्नव विशिंग वेल के पास जाकर उसे बड़ी गौर से देख रहा था। गोपाल विशिंग वेल से थोड़ी दूर खड़ा था और वो डर से लगभग कांप रहा था। गोपाल घबराते हुए अर्नव से कहता है, सर,
अब आप यहाँ क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? ये जगह बहुत खतरनाक है, हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। अर्नव उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वो विशिंग वेल की रेलिंग पर टिककर कहता है, गोपाल, मुझे यशवंत दीवान और पद्मिनी सिंघानिया की पूरी कुंडली चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। गोपाल हैरान होकर कहता है, सर आपको उन दोनों के बारे में क्यों जानना है? क्या आपको पता नहीं, यशवंत दीवान शिमला ही नहीं, हिमाचल के सबसे पावरफुल इंसान है। उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। अर्नव कहता है, वो तो है गोपाल, लेकिन मुझे शक है कि इन दोनों का लिंक ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस से भी जुड़ा हुआ है। ये सुनकर गोपाल चौंक जाता है और कहता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग? अर्नव हाँ में अपना सर हिला देता है। गोपाल आगे कहता है, सर मुझे नहीं लगता कि ये सच है। यशवंत दीवान का बिजनेस ही इतना बड़ा है कि वो हजारों लोगों को एक ही दिन में खरीद सकते हैं। उन्हें ये काम करने की क्या जरूरत है? अर्नव गोपाल की बात से सहमत होकर कहता है, तुम कह तो सही रहे हो। सच कहूँ तो ये बात मुझे भी समझ नहीं आ रही है। आखिर यशवंत दीवान को ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ गई? अर्नव कुछ सोचते हुए कहता है, गोपाल, कि यशवंत दीवान इतने कम वक्त में इतना रिच और पावरफुल कैसे बन गया? गोपाल कहता है, सर इन सबके पीछे उनके बेटे युवराज दीवान हैं। अर्नव क्यूरियस होकर कहता है, युवराज दीवान? गोपाल आगे कहता है, हाँ सर, दीवान एम्पायर शुरू तो यशवंत दीवान ने किया था, लेकिन इसे इस ऊंचाई तक युवराज दीवान ने पहुंचाया है। वो अपनी फैमिली की ढाल है। उनके रहते हुए कोई भी यशवंत दीवान को छू भी नहीं सकता। ये सुनकर अर्नव फिर से सोच में पड़ जाता है। उसे याद था कि शिमला आने से पहले उसे हर इंसान ने वार्न किया था कि वो युवराज दीवान से बिल्कुल ना उलझे। अर्नव यही सब सोच रहा था, तभी गोपाल जोर से चिल्लाता है, सर ऊपर देखिए। अर्नव फौरन ऊपर देखता है। एक बड़ा सा पेड़ तेजी से उसके ऊपर ही गिर रहा था। अर्नव बड़ी फुर्ती से वहां से हट जाता है और वो पेड़ अर्नव से सिर्फ 3 इंच की दूरी पर गिर जाता है। पेड़ के नीचे गिरते ही अर्नव को एक लड़की की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, चले जाओ यहाँ से, वरना मारे जाओगे। वो आवाज सुनकर अर्नव चौंक जाता है और अपने आसपास देखने लगता है। गोपाल भागकर अर्नव के पास जाता है। वो घबराते हुए कहता है, सर आप ठीक तो है ना? अर्नव उस आवाज को सुनने की कोशिश करते हुए गोपाल से कहता है, क्या तुमने अभी कोई आवाज सुनी? ये सुनकर गोपाल और भी ज्यादा डर जाता है। वो कहता है, सर कैसी आवाज? अर्नव समझ जाता है कि गोपाल ने वो आवाज नहीं सुनी है। वो अपने मन में कहता है, यहाँ तो कोई भी नहीं, फिर वो आवाज किसकी थी? ये सोचते हुए अर्नव विशिंग वेल की तरफ देखता है और फिर से उसकी तरफ बढ़ जाता है। गोपाल अर्नव को रोकने की कोशिश करते हुए कहता है, सर वहाँ से दूर हट जाइए, वो बहुत ही मनहूस कुआं है। अर्नव गोपाल की बात को इग्नोर करके उस कुएं के अंदर झांकता है। कुएं के अंदर बिल्कुल अंधेरा था और अर्नव को कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी उस अंधेरे के बीच अर्नव को एक धुंधला सा चेहरा दिखता है। अर्नव उस चेहरे पर गौर करने की कोशिश करता है। तभी अचानक वो चेहरा ऊपर उठकर अर्नव के चेहरे के एकदम पास आ जाता है और दूसरे ही पल वो चेहरा वापस कुएं के अंदर चला जाता है। अर्नव ये देखकर घबरा जाता है और पीछे की तरफ गिर जाता है। गोपाल भागते हुए अर्नव के पास आता है। वो अर्नव को उठाते हुए कहता है, सर मैंने कहा था ना, ये जगह ठीक नहीं है, अब चलिए यहाँ से। इस बार अर्नव गोपाल से बहस नहीं करता, क्योंकि अभी अभी जो उसने देखा था वो उसके सभी लॉजिक से परे था। अर्नव गोपाल के साथ वहाँ से चला जाता है। इधर हॉस्पिटल में निशा और सुहानी एक दूसरे से बातें कर रही थी। तभी एक नर्स उस रूम के अंदर आती है और सुहानी से कहती है, मैम मुझे अपनी चोट दिखाइए, मैं इसकी ड्रेसिंग कर देती हूँ। सुहानी समझ जाती है कि उस नर्स को युवराज ने ही भेजा है। थोड़ी ही देर में युवराज भी रूम के अंदर आ जाता है। सुहानी के गर्दन पर एक गहरी खरोंच लगी थी। नर्स
उस चोट की ड्रेसिंग करने लगती है। ड्रेसिंग हो जाने के बाद वो नर्स सुहानी के पैर को देखती है। सुहानी के पैर में काफी ज्यादा चोट आई थी, जिसकी वजह से उसका पैर सूज गया था। जैसे ही नर्स सुहानी के पैर को छूती है, दर्द से सुहानी की चीख निकल जाती है। युवराज वहां खड़ा ये सब देख रहा था। सुहानी के पैर के कुछ पॉइंट्स दबाने के बाद नर्स उससे कहती है, आप यहीं रुक जाइए, थोड़ी देर में डॉक्टर आकर आपके पैर चेक करेंगे। ये कहकर नर्स उस कमरे से बाहर चली जाती है। निशा भी बेड से नीचे उतरकर कहती है, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ, और वॉशरूम चली जाती है। अब उस रूम में युवराज और सुहानी के अलावा और कोई नहीं था। युवराज चलकर सुहानी के पास आता है और उसके व्हीलचेयर के सामने घुटने के बल बैठ जाता है। युवराज को ऐसा करते देख सुहानी चौंक जाती है। इससे पहले कि वो युवराज से कुछ कह पाती, युवराज उसके उस पैर को अपने हाथों में ले लेता है जिसमें चोट लगी थी। सुहानी अपने पैर पीछे लेने की कोशिश करते हुए कहती है, युवराज सर, आप ये क्या कर रही हैं? युवराज अपना सर उठाकर बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, क्या तुम कुछ देर शांत नहीं रह सकती? युवराज की उन शांत और गहरी आंखों को देखकर सुहानी खामोश हो जाती है। युवराज सुहानी के पैर अपने घुटने में रखकर उस पॉइंट पर अपना हाथ रखता है जहां सुहानी को दर्द हो रहा था। सुहानी इस वक्त काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। युवराज के सिर्फ एक नजर देखने से ही सुहानी की नर्वसनेस बढ़ जाती थी, तो उसके छूने का सुहानी पर क्या असर हो रहा था, ये तो सिर्फ वही जानती थी। युवराज कुछ देर तक इसी तरह सुहानी के पैर को पकड़ कर रखता है और फिर उसका पैर वापस नीचे रखकर उठ जाता है। सुहानी को एहसास होता है कि उसके पैर में जो दर्द था अब वो बिल्कुल भी नहीं है। वो हैरान होकर युवराज को देखती है और फिर उठकर खड़ी हो जाती है। सुहानी आसानी से चलते हुए कहती है, ये आपने कैसे किया? अब तो मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। युवराज सुहानी की इस बात का कोई जवाब नहीं देता। सुहानी समझ जाती है युवराज ने ये कैसे किया है। सुहानी अब तक ये तो समझ गई थी कि युवराज कोई आम इंसान नहीं है। इससे पहले भी उसने सुहानी को कई बार इस तरह से बचाया था जो किसी आम इंसान के बस का नहीं था। चाहे भूकंप के समय पहाड़ी से गिरती हुई चट्टान से बचाना हो या अंधेरे घने जंगल में भेड़ियों से, ये सब याद करके सुहानी आगे कुछ नहीं कहती। सुहानी यही सोच रही थी, तभी निशा वॉशरूम से चिल्लाते हुए बाहर आती है। उसकी चीख सुनकर युवराज और सुहानी घबरा जाते हैं कि कहीं निशा को कुछ हो तो नहीं गया। सुहानी निशा को घूर कर कहती है, निशा क्या हुआ? तू ऐसे चिल्ला क्यों रही है? निशा एक्साइटेड होकर कहती है, यार मैं कब से याद करने की कोशिश कर रही थी लेकिन मुझे याद ही नहीं आ रहा था, लेकिन अब मुझे याद आ गया है। युवराज निशा को इस तरह से देख रहा था जैसे वो कोई पागल हो। सुहानी भी कंफ्यूज होकर निशा को कहती है, निशा तू क्या कहना चाहती है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। निशा उसी एक्साइटमेंट के साथ आगे कहती है, मुझे पता चल गया है कि विशिंग वेल के पास जो लड़की थी वो कौन है। निशा का जवाब सुनकर युवराज और सुहानी सवालिया नजरों से उसे देखने लगते हैं। आखिर कौन है वो लड़की? क्या अर्नब सच तक पहुंचने की चाह में अपनी जान खतरे में डाल देगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। साथ कहती है निशा उसी एक्साइटमेंट के साथ कहती है, मुझे पता चल गया है कि विशिंग वेल के पास जो लड़की थी वो कौन है। ये सुनकर युवराज और सुहानी सवालिया नजरों से उसे देखने लगते हैं। निशा वॉशरूम के दरवाजे से तेजी से भागते हुए अपने बेड के पास आती है और बेड पर चढ़कर पालती मोड़कर बैठ जाती है। फिर वो एक्साइटेड होकर सुहानी और युवराज को देखती है। उसकी एक्स्ट्रा स्माइल देखकर सुहानी कहती है, निशा बताएगी भी कि हुआ क्या है? निशा उसी एक्सप्रेशन के साथ कहती है, सुहानी तूने भी तो उस विशिंग वेल वाली लड़की को देखा है ना, तुझे वो कुछ जानी पहचानी सी नहीं लगी? सुहानी उस लड़की को याद करते हुए कहती है, मैंने उसे देखा तो है लेकिन कभी उसका चेहरा साफ साफ नहीं देखा,
लेकिन फिर भी मुझे लगता है जैसे उसे जानती हूँ। कहीं तो मैंने बिल्कुल उसी की तरह किसी लड़की को देखा है, बस कुछ याद नहीं आ रहा है। निशा अपना मोबाइल उठाकर उसमें कुछ ढूंढने लगती है और कुछ देर बाद मोबाइल का स्क्रीन सुहानी के सामने ले आती है। निशा सुहानी को एक ग्रुप फोटो दिखा रही थी। सुहानी तस्वीर को देखते हुए कहती है, ये तो वही मनाली ट्रिप की फोटो है ना, तो इसमें मुझे क्या दिखा रही है? ये कहते कहते सुहानी चुप हो जाती है, जैसे उसने कुछ अजीब सी चीज देख ली हो। वो अपनी आंखें बड़ी करके निशा को देखती है। निशा के चेहरे पर अभी भी वही स्माइल थी, मानो उसने ये पता लगाकर दुनिया जीत ली हो। युवराज भी वहीं बैठा उन दोनों की बातें सुन रहा था, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ समय तक शौक में रहने के बाद सुहानी निशा से कहती है, इस तस्वीर में सना की कलाई में वही टैटू है जो उस लड़की की कलाई में था। इसका मतलब क्या वो लड़की? निशा सुहानी की बात पूरी करते हुए कहती है, वो लड़की सना ही है। युवराज भी ये सुनकर हैरान था। सुहानी आगे कहती है, लेकिन मैंने सपने में देखा था कि उस साई ने सना का गला दबाकर उसे कुएं में फेंक दिया था। निशा कहती है, एग्जैक्टली, लेकिन क्या तूने बाकियों की तरह सना की लाश देखी? सुहानी ना में अपना सर हिला देती है। युवराज बड़े ध्यान से निशा की बातें सुन रहा था। निशा आगे कहती है, वैसे भी पुलिस को अब तक सना की लाश नहीं मिली है, वो अभी तक मिसिंग है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उस साई ने सना को पोजेस्ड कर लिया हो और उसे लोगों का मर्डर करवा रहा हो। सुहानी कहती है, निशा तू कुछ भी कह रही है, ये कैसे हो सकता है? युवराज सुहानी की बात काटते हुए कहता है, ऐसा हो सकता है, ये पहले भी हुआ है। सुहानी और निशा हैरानी से युवराज को देखती हैं। उनकी नजरों से समझ आ रहा था कि वो युवराज से पूरी बात जानना चाहती हैं। युवराज आगे कहता है, आज से कुछ 10-11 साल पहले यहाँ ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था, लेकिन इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता। ये कहते हुए युवराज अचानक से खामोश हो जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने कुछ ऐसा कह दिया है जो नहीं कहना चाहिए था। युवराज अब तक सुहानी और निशा को अच्छे से जान गया था। उसे पता था कि अब वो दोनों किसी भी कीमत में उस इंसिडेंट के बारे में पता लगाने की कोशिश करेंगे और इसके लिए वो अपनी जान खतरे में डालने से भी पीछे नहीं हटेंगे। युवराज उठते हुए कहता है, मुझे कुछ जरूरी काम है, और वहां से चला जाता है। निशा युवराज को रोकने की कोशिश करते हुए कहती है, युवराज सर, पूरी बात तो। इससे पहले निशा अपनी बात पूरी कर पाती, युवराज वहां से जा चुका था। निशा और सुहानी को युवराज का ये बर्ताव समझ नहीं आता और वो दोनों एक दूसरे को देखती रह जाती हैं। निशा इरिटेट होकर सुहानी से कहती है, यार ये युवराज सर इतने अजीब क्यों हैं? सुहानी भी अनजान बनकर अपने कंधे उचका देती है। कुछ घंटे बाद निशा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है और सुहानी के साथ वापस हॉस्टल आ जाती है। वापस आकर सुहानी कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगती है। उसे तैयार होते देख निशा कहती है, सुहानी क्या तू कॉलेज आ रही है? सुहानी अपने बुक्स अरेंज करते हुए कहती है, हाँ। निशा सुहानी को समझाते हुए कहती है, आज तुझे रेस्ट करना चाहिए, तुझे चोट लगी है। सुहानी कहती है, मुझे आज कॉलेज जाना ही होगा, मुझे पद्मिनी सिंघानिया से मिलना है। मैं जानना चाहती हूँ उन्होंने मेरे खिलाफ कंप्लेन क्यों किया। ये सुनकर निशा चौंक जाती है। वो अपने बेड से उठकर सुहानी के पास आती है और उसके कंधे को पकड़कर कहती है, सुहानी मेरी बात ध्यान से सुन। सुहानी सवालिया नजरों से निशा को देखती है। निशा अपनी बात आगे बढ़ाती है, तू यहाँ नई है इसीलिए पद्मिनी सिंघानिया को नहीं जानती है। पद्मिनी सिंघानिया बहुत पावरफुल लेडी है, तो उससे पंगा मत ले। सुहानी बड़े आराम से कहती है, निशा मैं उनसे पंगे नहीं ले रही, मुझे लगता है उन्हें मेरे बारे में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैं बस उनसे बात करके उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहती हूँ। निशा सोच में पड़ जाती है। वो अब थोड़ी परेशान लग रही थी। सुहानी निशा से कहती है, क्या हुआ? अब तू क्यों परेशान लग रही है? निशा कहती है, यार मुझे
तेरा पद्मिनी से मिलना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुझे याद है ना, जब तू पहली बार कॉलेज आई थी उस दिन क्या हुआ था? उसने रोड पर अपनी कार रोककर तुझे धमकी दी थी। उसका एटीट्यूड तो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता, लेकिन तेरे साथ उसका बर्ताव और भी अजीब है। सुहानी कंफ्यूज होकर कहती है, निशा तू कहना क्या चाहती है? निशा कहती है, पद्मिनी सिंघानिया कौन है, कहाँ से आई है, कहाँ रहती है, कोई भी नहीं जानता। कुछ साल पहले पता नहीं वो कहाँ से आ गई और शिमला की सबसे पावरफुल लेडी बन गई। ये सब बहुत सस्पिशियस है। मैं नहीं चाहती कि तू फिर से मुसीबत में पड़ जाए। सुहानी निशा की बात बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसकी बात पूरी होने पर सुहानी कहती है, आई नो यार, उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो हमारे कॉलेज की ट्रस्टी है और मैं यहाँ स्कॉलरशिप पे आई हूँ। अगर कॉलेज की ट्रस्टी मुझसे नाराज हो गई तो मैं यहाँ कैसे पढ़ पाऊंगी? मुझे पद्मिनी सिंघानिया से एक बार बात करनी ही होगी। निशा कहती है, ठीक है फिर मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। सुहानी कहती है, बिल्कुल नहीं, अभी तू आराम कर। आई प्रॉमिस मैं किसी प्रॉब्लम में नहीं पड़ूंगी। निशा कुछ सोचकर कहती है, ऐसी बात है तो ठीक है, तू उससे मिलकर आ जा। वैसे भी अब वो रोज ही कॉलेज आती है। बेचारा विवेक, उसकी तो पद्मिनी को साया बताने वाली थ्योरी ही फेल हो गई। ये कहते हुए निशा को हंसी आ जाती है। वो आगे कहती है, मैं उस 10 साल पुराने इंसिडेंट का पता करती हूँ जिसके बारे में आज युवराज सर ने बताया है। सुहानी कहती है, इतने पुराने इंसिडेंट के बारे में तू कैसे पता लगाएगी? निशा अपनी गर्व भरी मुस्कान के साथ कहती है, सुहानी शर्मा, तुम अभी निशा सिंह को जानती ही कहाँ हो। मैं चाहूँ तो कुछ भी पता लगा सकती हूँ। सुहानी मुस्कुराते हुए निशा को बाय कहती है और वहाँ से कॉलेज जाने के लिए निकल जाती है। कॉलेज पहुँचते ही सुहानी सबसे पहले पद्मिनी के ऑफिस की तरफ जाती है। पद्मिनी का ऑफिस कॉलेज के ऐसे हिस्से में था जहाँ बहुत कम लोग आते थे। वहाँ बिना किसी काम के किसी का भी आना मना था। पद्मिनी के ऑफिस के बाहर हर वक्त एक गार्ड होता था। ऑफिस के पास पहुंचकर सुहानी उस गार्ड से कहती है, क्या पद्मिनी मैम अंदर हैं? गार्ड सुहानी को ऊपर से नीचे देखता है और कहता है, क्या काम है आपको? सुहानी कहती है, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। सुहानी की बात पूरी होते ही पद्मिनी की ऑफिस बेल बजती है। आवाज सुनकर गार्ड भी नर्वस हो जाता है। वो एक गहरी सांस लेता है और दरवाज़ा खोलकर ऑफिस के अंदर जाता है। कुछ ही देर में वो गार्ड बाहर आकर सुहानी से कहता है, आप अंदर जा सकती हैं। सुहानी यहाँ तक तो आ गई थी, लेकिन अब उसे पद्मिनी से मिलने से डर लग रहा था। कुछ देर तक वो दरवाजे के पास ही खड़ी रहती है, फिर हिम्मत जुटाकर ऑफिस का दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलकर सुहानी कहती है, मे आई कम इन मैम? पद्मिनी अपनी जगह पर बैठी सुहानी का ही इंतजार कर रही थी। वो सुहानी को देखकर कहती है, यस ऑफ कोर्स। सुहानी अंदर चली जाती है। अंदर आकर वो देखती है कि पद्मिनी अपनी चेयर पर बैठी उसे ही देख रही थी। सुहानी अपनी नर्वसनेस छुपाते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग मैम। पद्मिनी सुहानी को देखते हुए कहती है, मिस सुहानी शर्मा, आओ बैठो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। ये कहते हुए पद्मिनी सामने चेयर की तरफ इशारा करती है। ये सुनकर सुहानी चौंक जाती है और अपने मन में कहती है, ये मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? लेकिन वो इस बात पर कुछ रिएक्ट ना करते हुए चेयर पर बैठ जाती है। सुहानी पद्मिनी से कहती है, मैम मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। पद्मिनी एकटक सुहानी को देखते हुए कहती है, मैं सुन रही हूँ। पद्मिनी की आंखें और उसका अंदाज सुहानी को और भी ज्यादा डरा रहा था। वो अपनी नर्वसनेस छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहती है, मैम आपने मेरे अगेंस्ट पुलिस कंप्लेन किया था। मुझे लगता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। पद्मिनी अपनी चेयर से उठ जाती है और चलते हुए कहती है, ओह तो तुम मुझसे मेरी ही शिकायत करने आई हो। सुहानी थोड़ा और घबरा जाती है। वो डर से हकलाते हुए कहती है, नो मैम, मैं तो बस।
सुहानी इतना ही कह पाई थी, तभी उसकी नजर पद्मिनी की गर्दन पर जाती है। उसकी गर्दन पर भी बिल्कुल वैसा ही निशान था जैसा युवराज की गर्दन पर था। युवराज की गर्दन पर वो निशान उस साय के हमले से बना था। पद्मिनी सुहानी को खामोश देखकर कहती है, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई? ये कहते हुए पद्मिनी के चेहरे का एक्सप्रेशन बदलने लगता है और वो धीरे धीरे सुहानी की तरफ बढ़ने लगती है। सुहानी अभी भी उस चेयर पर बैठी थी। जैसे जैसे पद्मिनी सुहानी के करीब आ रही थी, वैसे वैसे सुहानी की घबराहट बढ़ती जा रही थी। पद्मिनी सुहानी की आंखों में देखते हुए कहती है, लगता है तुम भूल गई हो कि मैंने तुमसे क्या कहा था। सुहानी बिना कुछ कहे पद्मिनी को ही देख रही थी। शिमला की इस ठंड में भी सुहानी के माथे पर पसीने की बूंदें थीं और उसके हाथ पैर कांप रहे थे। पद्मिनी आगे कहती है, पहली और आखिरी बार कह रही हूँ, इसे हमेशा याद रखना, युवराज से दूर रहो। ये कहते हुए पद्मिनी की आंखें और भी गहरी हो गई थीं, जिससे सुहानी डर से कांपने लगती है। वो अभी भी पद्मिनी की आंखों में ही देख रही थी। इतनी सुंदर और खतरनाक आंखें सुहानी ने पहले कभी नहीं देखी थी। पद्मिनी अपना हाथ उठाकर सुहानी की तरफ बढ़ाती है और अपनी 2 उंगलियां उसकी गर्दन के चोट पर रख देती है। पद्मिनी के उस चोट को हाथ लगाते ही सुहानी को वहां तेज जलन महसूस होती है। दर्द से सुहानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अभी भी उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। वो बुरी तरह से सहम गई थी। इधर पद्मिनी के चेहरे पर अभी भी गुस्से के साथ मुस्कुराहट थी, जैसे सुहानी को तकलीफ देकर उसे मजा आ रहा हो। सुहानी वहां से उठकर जाना चाहती थी, लेकिन वो 1 इंच भी हिल नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सुहानी एक शिकार है और पद्मिनी कोई शिकारी। जब पद्मिनी सुहानी की चोट को अपनी उंगलियों से दबा रही थी, तभी ऑफिस का दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर पद्मिनी दरवाजे की तरफ देखती है और उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। दरवाजे पर अर्नब खड़ा था। क्या होगा जब पहली बार अर्नब और पद्मिनी होंगे आमने सामने? क्या अर्नब सुहानी को पद्मिनी से बचाएगा? क्या वो पद्मिनी के सच तक पहुंच पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी।